एक नाम जो 2 दशकों तक 2 पूरे राज्यों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना रहा। आज हम बात करेंगे उसी शिकारी की, जो पहले जंगल का राजा बना और फिर खुद ही शिकार हो गया। और ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये उस खौफनाक कहानी की दहलीज है जहां जिंदा रहने की कीमत इतनी भयानक थी कि एक पिता ने जो फैसला लिया उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तो साल था 1993। जगह सत्यमंगलम के घने अंधेरे जंगल। सोचे, स्पेशल टास्क फोर्स का घेरा हर पल कसता जा रहा था। वीरप्पन और उसका पूरा गिरोह सांसें रोके छिपे हुए थे। और तभी उस खामोशी को एक बच्चे के रोने की आवाज ने चीर दिया। ये आवाज किसी और की नहीं, वीरप्पन की अपनी नवजात बेटी की थी। एक ऐसी आवाज जो पूरे गिरोह के लिए मौत का बुलावा बन सकती थी। कहते हैं वीरप्पन ने सिर्फ एक इशारा किया और उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो सवाल उठता है, आखिर इतनी हैवानियत किसी इंसान में आती कहाँ से है? चलिए, इस दिल दहला देने वाली घटना से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने वीरप्पन को वीरप्पन बनाया। वीरप्पन का जन्म हुआ कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में। अब ये एक ऐसा इलाका था ना जहां जंगल ही जिंदगी थी और जिंदगी ही जंगल। उसने जैसे ही होश संभाला, अपने शिकारी चाचा से वो सब कुछ सीखना शुरू कर दिया जो जंगल में जिंदा रहने और उसे लूटने के लिए जरूरी था। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में बंदूक चलाना और शिकार करना उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। और उसका जुर्म वक्त के साथ सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खूंखार होता गया। महज 14 साल की उम्र में पहला हाथी मारा, 17 की उम्र में एक फॉरेस्ट गार्ड का कत्ल कर दिया। 80 का दशक आते आते उसने चंदन की तस्करी का 100 करोड़ से भी ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और 90 के दशक में तो वो सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा, वो अब सिस्टम को सीधी चुनौती देने वाला एक बागी बन चुका था। ये वो दौर था जब वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक तरह से अपनी समानांतर सरकार चला रहा था। उसके आतंक का पैमाना चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 184, ये वो सरकारी आंकड़ा है उन लोगों का जिनका उसने बेरहमी से कत्ल किया। और इनमें से ज्यादातर कौन थे? पुलिस वाले और फॉरेस्ट गार्ड्स, जिन्होंने उसकी सल्तनत में दाखिल होने की जुर्रत की थी। 2000 हाथी। सोचकर देखिए, सिर्फ उनके कीमती दांतों के लिए उसने जंगलों से हाथियों की जैसे एक पूरी की पूरी पीढ़ी ही खत्म कर डाली। और ये नंबर 220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम है जो 2 राज्यों की सरकारों ने 20 साल तक उसे पकड़ने की नाकाम कोशिशों में पानी की तरह बहा दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो 2 दशकों तक पकड़ में आया क्यों नहीं? इसकी वजह थी उसका एक तरह का 3 परतों वाला सुरक्षा कवच। देखिए, पहली परत थी उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज। जिन गांवों तक सरकार कभी नहीं पहुंची, वहां वीरप्पन पैसा और मदद पहुंचाता था और बदले में खरीदता था वफादारी। दूसरी परत थी जंगल की उसकी बेमिसाल समझ। कहते हैं वो पत्तों की सरसराहट से ही इंसान और जानवर में फर्क कर लेता था। और तीसरी सबसे मजबूत परत थी खौफ। पुलिस के मुखबिरों को वो ऐसी क्रूर मौत देता था कि कोई दूसरा दोबारा हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन सालों की इस नाकामी के बाद अब खेल के नियम बदलने वाले थे। पासा पलटने वाला था, क्योंकि अब उसे पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल होने वाला था। तो हुआ ये कि स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां अपनाई। 90 के दशक में एक अफसर थे पी श्रीनिवास। उन्होंने दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन नतीजा, वीरप्पन ने उन्हें धोखे से बुलाया और मार डाला। फिर साल 2000 के बाद आए के विजय कुमार, और उनकी रणनीति जंगल में लड़ने की नहीं बल्कि वीरप्पन के दिमाग में घुसने की थी। और इस नई रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वीरप्पन ने अब हद पार कर दी थी। इन 2 हाई प्रोफाइल अपहरणों ने तो सरकारों को हिला के ही रख दिया था। खासकर जब कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप किया गया, तब तो जैसे पूरा कर्नाटक ही ठप हो गया था। अब वीरप्पन सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि एक तरह से राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बन चुका था। बस इसी के बाद सरकार ने के विजय कुमार और एसटीएफ को उसे किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से खत्म करने की खुली छूट दे दी। तो अब नई रणनीति जंगल में वीरप्पन को ढूंढने की नहीं थी, नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोगों को तोड़ने की थी। एसटीएफ के जवानों को अंडरकवर एजेंट बनाकर जेलों में भेजा गया। मिशन क्या था? वीरप्पन के साथियों का भरोसा जीतो
और उन्हें पुलिस का मुखबिर बनाऊं। मतलब लड़ाई अब जंगल से निकलकर इंसानी भरोसे और धोखे के मैदान में आ चुकी थी। और इसी खुफिया जानकारी के जाल से बुना गया वो आखिरी चक्रव्यूह, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ककून। एक ऐसा जाल जो वीरप्पन को पहली और आखिरी बार उसके किले यानी उसके जंगल से बाहर खींच लाने वाला था। अब इस ऑपरेशन के 4 बड़े हिस्से थे। स्टेप 1, एक सबसे जरूरी मुखबिर को उसके पुराने गुनाहों की वजह से ब्लैकमेल करना। स्टेप 2, उसी के जरिए वीरप्पन तक ये लालच पहुंचाना कि उसे नए हथियार मिल सकते हैं और साथ ही उसकी कमजोर होती आंखों का इलाज भी हो सकता है। स्टेप 3, पहचान के लिए कोडवर्ड के तौर पर एक फटी हुई लॉटरी टिकट का इस्तेमाल करना। और आखिरी स्टेप 4, एक एम्बुलेंस तैयार करना जो असल में एक चलता फिरता ताबूत थी। तारीख थी 18 अक्टूबर 2004। वीरप्पन आखिरकार उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसने भेस बदलने के लिए अपनी पहचान, अपनी मशहूर मूछें तक कटवा ली थी। उसे लग रहा था कि उसे इलाज के लिए सेलम ले जाया जा रहा है। पर विडंबना देखिए, जिस आदमी की नज़रें जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानती थी, वो एम्बुलेंस पर जानबूझकर गलत लिखी गई सेलम की स्पेलिंग नहीं पढ़ सका। उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे चुकी थीं। और बस फिर शुरू हुआ अंतिम प्रहार। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सिग्नल दिया, सामने से एक ट्रक ने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। एम्बुलेंस ने जोर से ब्रेक मारा और इससे पहले कि वीरप्पन और उसके साथी कुछ समझ पाते या संभलते, गाड़ी चला रहे अंडरकवर एजेंट बाहर कूदे और एसटीएफ की टीम ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। ये पूरी मुठभेड़ चली सिर्फ 20 मिनट। इस दौरान एसटीएफ ने 338 राउंड गोलियां दागीं। सोचिए, 338 राउंड। लेकिन इस अंधाधुंध फायरिंग में से सिर्फ 2 या 3 गोलियां ही वीरप्पन को लगीं। पर वो उसकी 20 साल लंबी बादशाहत को खत्म करने के लिए काफी थीं। तो वीरप्पन तो मर चुका था, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। भारतीय इतिहास का एक खूनी अध्याय तो खत्म हो गया था, पर कहानी अभी भी बाकी थी। ये तो तय है कि उसकी मौत ने पूरे दक्षिण भारत को एक बहुत बड़ी राहत की सांस दी। सालों से जो डर, खून खराबा और एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, वो आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन एक सवाल है जो आज भी हवा में तैरता है। आखिर कैसे वीरप्पन 20 साल तक पूरे सिस्टम को चकमा देता रहा? कई लोग मानते हैं कि उसकी एक डायरी थी जिसमें कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के नाम थे, वो लोग जो उसे अंदर से बचाते रहे। उसकी मौत के साथ वो सारे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। एक ऐसा अपराधी जिसे 2 राज्यों की पुलिस, पूरी की पूरी स्पेशल टास्क फोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर नहीं पकड़ सकी, उसे आखिरकार हराया किसने? एक मामूली सी इंसानी कमजोरी ने, उसकी खराब होती आंखों ने। जरा सोचिए, अगर उसकी आंखें उसे धोखा न देती तो क्या ये कहानी कभी खत्म हो पाती?